Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनेल को आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनेल और वो है गोल्गी बॉडी। क्लियर है ना। अभी हम देखेंगे गोल्गी बॉडी और थोड़ा बहुत देखेंगे ना कि गोल्गी बॉडी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ किस तरह से कनेक्शन है। क्लियर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम लोग। आज का हेडिंग है हमारा क्या, तो गोल्गी बॉडी। तो समझोगे, ईयर 1898 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने न्यूक्लियस के पास कुछ एक स्ट्रक्चर देखा। क्लियर है ना। एक स्ट्रक्चर देखा और उसी को बाद में ना नाम दिया गया गोल्गी बॉडी। उनके नाम पे, कैमिलो गोल्गी के ही नाम पे दिया गया एक नाम इस स्ट्रक्चर का, जिन्होंने मतलब कैमिलो गोल्गी ने जिसे ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस के आसपास, और उसी का नाम दिया गया गोल्गी बॉडी ऑन द नेम ऑफ कैमिलो गोल्गी। क्लियर है। तो लिखोगे यहाँ पे, पहला पॉइंट लिखना है इसमें, इन ईयर 1898 कैमिलो गोल्गी observed a flattened structure near क्या, तो न्यूक्लियस, near the nucleus which were later named as Golgi body। तो जिसे बाद में क्या नाम दिया गया, तो गोल्गी बॉडी। किसने ऑब्जर्व किया, तो कैमिलो गोल्गी ने, और उन्हीं के नाम पे दिया गया इसका नाम गोल्गी बॉडी। क्लियर है ना। अब देखो गोल्गी बॉडी में होता क्या है। गोल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे समझना कि क्या होता है ना, एक मतलब एक तरह से एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जिसमें कि क्या होता है ना कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इस तरीके से, और वो भी मतलब ढेर सारे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अभी मैं यहाँ पे डायग्राम बना के भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उसी में से कुछ छोटे छोटे वेसाइकल्स निकलेंगे। क्लियर है ना। छोटे छोटे क्या निकलेंगे, तो वेसाइकल्स निकलेंगे। आ रहा समझ में। देखो मैंने पहले भी बताया कि गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी होगा। तो ये वाला पार्ट जो है ना, मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, इस तरीके से एक पार्ट निकला हुआ होगा। क्लियर है ना। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, तो सिस्टर्नी कहलाएगा। क्लियर है। ये सभी इस तरीके से कनेक्टेड है, आ रहा समझ में। और ये भी फिर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। आप यहाँ से इसे कनेक्ट कर दो, बस एक सिंपल सा डायग्राम है। तो ये क्या हो गया, सिस्टर्नी हो गया। अब इसी में क्या हो गया ना कि साइड से वेसाइकल्स निकले होंगे, छोटे छोटे वेसाइकल्स के फॉर्म में निकले होंगे। आ रहा है समझ में। तो अगला पॉइंट इसमें लिख लेना, बस एक सिंपल सा, गोल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ Golgi body consists of a smooth, flattened, comma, disc-like या sac-like लिखो actually, sac-like structure known as, वही सिस्टर्नी जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी था, सिस्टर्नी। क्लियर है ना। और इसी सिस्टर्नी से फिर क्या होंगे, वेसाइकल्स निकले होंगे। आ रहा समझ में। तो इसके बाद लिखोगे, यहां तक सिस्टर्नी हो गए। द सिस्टर्नी आर स्टॉक्ड टू वन अनदर, एक दूसरे पे ऐसे पड़े होंगे, है ना, इस तरीके से स्टॉक के फॉर्म में होंगे। इन पैरेलल रोज, क्या होंगे, तो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। देख रहे हो ना, इसके बीच का डिस्टेंस देखो इक्वल है। तो ये भी तो एक तरह से पैरेलल ही हुआ ना। अरे समझ में। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक दूसरे के पैरेलल होगा। अरे समझ में ना इतना। इसके आगे लिखोगे,
It is frequently surrounded by किससे सराउंडेड होंगे? तो अभी मैंने आपको बताया सिस्टर्नी के बाद क्या आते हैं? वेसाइकल्स। तो ए नंबर ऑफ वेसाइकल्स से सराउंडेड होंगे। देख लो फिगर, चारों तरफ से। और भी तुम बना सकते हो, अभी मैंने फिगर बनाया नहीं है, मैं दोबारा से बनाऊंगा इसे। तो क्या होगा? सराउंडेड होगा, फ्रिक्वेंटली सराउंडेड बाई ए नंबर ऑफ वेसाइकल्स। तो किससे सराउंडेड होंगे? तो ढेर सारे वेसाइकल से सराउंडेड होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे, यहीं पे समझ लेना इसी डायग्राम से, फिर मैं दोबारा से बना दूंगा। ये वाला जो फेस होता है ना, इधर वाला फेस जो दिख रहा है आपको, ये वाला फेस ना न्यूक्लियस की तरफ होता है, यानी न्यूक्लियस के पास होगा। आ रहा समझ में? और ये वाला जो होगा वही दूर होगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड होगा। तो न्यूक्लियस के पास एक और तुम्हारा मेम्ब्रेन था, याद करो, एक और ऑर्गेनेल था एक्चुअली, जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही होता है, उसी को फेस करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से याद करो, सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी से निकला था वेसाइकल्स। और वेसाइकल्स में क्या आ गया था? वो जो राइबोसोम था ना, वो आया था। और मैंने वहां पे एक पॉइंट बोला था, अगर आपको याद हो तो, कि यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होगा, यानी कि वो प्रोटीन ना सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे समझोगे। यहाँ पे क्या होगा कि इधर जो वेसाइकल्स आ रहे हैं ना, एक्चुअली ये इंटर करेगा, या यूं कहूँ ना तो ये वेसाइकल्स आए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये वेसाइकल्स इंटर करेंगे गोल्गी बॉडी में। वहां पे उसकी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, नए नए फॉर्म्स में वो वहां पे सिंथेसाइज किया जाएगा, और फाइनली या तो इस पोर्शन से या तो फिर इस पोर्शन से, क्लियर है ना? वहां पे एक नए वेसाइकल्स के फॉर्म में वो बाहर निकलेगा। कहीं कहीं बुक में ना वैक्यूल्स भी लिखता है इसे, ठीक है? तो मेनली वेसाइकल्स ही पढ़ेंगे हम लोग। तो वेसाइकल्स के फॉर्म में इसे बाहर निकाला जाएगा, और ये क्या होगा? यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बने, या फिर और भी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ऐसे करके इसमें बहुत सारे सब्सटेंस बनते हैं। तो उन सब का क्या होगा ना, कि फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा किसी दूसरे जगह पे। इवन लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन यहीं पे होता है, क्लियर है ना? क्योंकि लाइसोसोम में भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम को भी तो बनाने के लिए प्रोटीन ही चाहिए ना। आ रहा समझ में? और प्रोटीन कहाँ से बन रहा है? राइबोसोम प्रोटीन। इतना तो क्लियर होगा। तो इसके बाद देखोगे आप, यहाँ तक समझ गए आप लोग? देखना, गोल्गी बॉडी के ना कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं, उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, देख लो। गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज, गोल्गी बॉडी को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है। जैसे देखो, एक तो हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स। देखो, कैमलो गोल्गी ने किया था गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। डाल्टन ने इसका ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था। डाल्टन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था, इसलिए इसे डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्लियर है? आगे देखो, और भी इसे बोलते हैं, इसे प्लांट में ना एक स्पेशल नाम देते हैं, डिक्टियोसोम। प्लांट में क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। तो क्या क्या हो गया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स हो गया, या गोल्गी एपरेटस भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, है ना? इन सब नाम से गोल्गी बॉडी को ही जाना जाता है, क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे जरूर ये पॉइंट को ना स्पेशल कर लेना। एक्चुअली डिक्टियोसोम जो है ना, ये इसे स्पेशल मार्क कर लेना, स्पेशल मार्क करके इसे लिख लोगे इन प्लांट सेल। कहाँ पे इसे बोलेंगे? तो प्लांट सेल में डिक्टियोसोम बोलते हैं। ये एक स्पेशल पॉइंट हो गया यहाँ पे। देखो, होता क्या है ना, कि एनिमल में जो गोल्गी बॉडी होता है वो एक यूनिट होता है, एक पूरा यूनिट होता है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करो तो प्लांट सेल में जो डिक्टियोसोम होंगे ना, वो छोटे छोटे यूनिट्स में बटे होंगे, आ रहा समझ में? और उसी को क्या बोलेंगे? तो डिक्टियोसोम बोलेंगे, क्लियर है? अब यहीं पे समझना कि जो मेम्ब्रेन होता है गोल्गी बॉडी का, दे में establish a connection with the membrane of ER। अरे समझ में? यहाँ पे क्या होगा कि
जो मेम्ब्रेन है गोल्गी बॉडी का वो ईआर के मेम्ब्रेन के साथ एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकता है टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर है ना? इसे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख लोगे, चलो यहाँ जगह है ना, लिख लेना। क्लियर है ना? क्या होगा कि दोनों के मेम्ब्रेन कहीं पे एक कनेक्शन भी स्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि है तो आसपास में ही ना। क्लियर है? अदरवाइज क्या होंगे तो वेसाइकल्स वहां से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल्स है जिसमें कि तुम्हारा राइबोसोम है और जिसमें कि प्रोटीन का मैचुरेशन हो रहा है, वहां पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, वो यहाँ पे आएगा गोल्गी बॉडी में और इंटर करेगा। किधर से इंटर करेगा जरूर याद रखना है, इसकी पोलैरिटी जरूर याद रखोगे। जो गोल्गी बॉडी का पार्ट न्यूक्लियस के साइड है, द पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडी फेसिंग द न्यूक्लियस, उधर से ही इंटर करेगा तुम्हारा वेसाइकल्स। जो कहां से आ रहा है तो ईआर से आ रहा है। क्लियर है ना? और जब इंटर करेगा सिस्टर्नी में, गोल्गी बॉडी के सिस्टर्नी में, तो वहां पे क्या होगा, इसका फर्दर मैचुरेशन होगा, दूसरे दूसरे चीजों का फॉर्मेशन होगा, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स और भी डिफरेंट सब्सटेंस जो कि जरूरी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में। क्लियर है ना? वो सब कुछ बनेगा, इवन लाइसोसोम्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा। और फाइनली दूसरे फेस से, यानी वो फेस जो न्यूक्लियस को फेस नहीं कर रहा है, क्लियर है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड है, उधर से निकलेगा दूसरे वेसाइकल्स या फिर वैक्यूल्स के फॉर्म में। आ रहा है समझ में? तो इतना आपने समझ लिया, ठीक है। इसे क्या करोगे आप जल्दी से नोट करो, इसके बाद मैं डायग्राम के साथ मिलता हूँ और उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा है, सिस फेस ट्रांस फेस कहाँ से आ रहा है, कैसे जाएगा, क्या क्या चीज़ों का फॉर्मेशन होगा, इन सब चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए डायग्राम पहले जरूरी है, ठीक है ना? बिना डायग्राम के वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है? मैं इसे इरेज कर रहा हूँ फिर। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, शेप देखते हैं गोल्गी बॉडी का, और थोड़ा यहाँ यहीं पे फंक्शन भी समझेंगे हम। क्लियर है ना? ये सिंपल सा एक डायग्राम मैंने बना दिया है गोल्गी बॉडी का, जिसमें देखो, अगर आप शेप की बात करो, अगर आप शेप की बात करो, तो ये एक प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनल है, प्लूरोमॉर्फिक। क्लियर है ना? प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनल। प्लूरोमॉर्फिक आपको याद होगा, पीछे मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना? पीछे का भी याद करते चलो, सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं है जब तक याद नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो रिवीजन जरूर करते रहो बीच बीच में। आपने जो भी नोट्स बनाया, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, नोट्स बना लिया करो, मेरे वीडियो देखो, नोट्स बना लिया करो, और जब भी टाइम मिले सैटरडे संडे को 1 घंटे 2 घंटे बैठ के उसे पढ़ लिया करो, उससे रिवीजन हो जाएगा, आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। तो यहाँ देखना, प्लूरोमॉर्फिक का मतलब होता है ना, जो अपना शेप चेंज कर सके। तो ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन ना अपना शेप चेंज करता रहता है, इट इज ए प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनल, ठीक है ना? अब अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या है, समझोगे, ध्यान से समझोगे, यहीं पे यहाँ पे समझोगे। देखना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस तरीके से जो भी पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, दीज आर सिस्टर्नी। चलो मैं ऐसे इस तरीके से एरो बना के दिखा देता हूँ, दीज आर सिस्टर्नी। क्लियर है ना? अब देखो, ये जो है, ये वेसाइकल्स है, इवन ये भी वेसाइकल्स है, कहीं कहीं वैक्यूल्स भी लिखते हैं, वैक्यूल्स वैक्यूल्स ना थोड़े से बस बड़े होते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो, ये वाला समझोगे पहले, ये जो है ना, ये आपका है इनकमिंग, इनकमिंग वेसाइकल्स। कहाँ से आ रहा होगा तो ईआर से आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है ना? और ये क्या है, ये वेसाइकल्स है मैच्योर्ड वेसाइकल्स, ये सभी क्या है, मैच्योर्ड वेसाइकल्स है। अब यहीं पे समझोगे, ये वाला जो फेस होता है, इधर का जो फेस होता है ना, दिस इज कॉल्ड, इस फेस को हम देखो, यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर पार्ट को नहीं बोल रहा हूँ, इस फेस को ही हम बोलते हैं, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको हम बोलते हैं सिस फेस। क्लियर है? इस फेस को क्या बोलते हैं, सिस फेस, और इस फेस को हम बोलते हैं ट्रांस फेस। तो यहाँ सिस फेस, यहाँ क्या हो गया, ट्रांस फेस। सिस फेस को ना तुम चाहो तो यहाँ कॉन्वेक्स फेस भी बोल सकते हो, कॉन्वेक्स फेस। और ये जो होता है ना, दिस इज व्हाट, कॉनकेव फेस।
है समझ में। तो ये सिस फेस और ट्रांस फेस यानी कॉन्वेक्स फेस और कॉनकेव फेस। अब यहाँ समझो सिस फेस जो यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, थोड़े से हाई लेवल पे जाओगे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो सिस फेस में क्या होगा, सिस फेस के बारे में याद रखोगे, ये न्यूक्लियस की तरफ होगा, यानी इसका फेस किधर होगा तो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। अगर इसकी बात करो तो न्यूक्लियस से दूर होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड होगा। क्लियर है ना, ऑब्वियसली वो उतना तो क्लियर होगा। तो यहाँ समझो सिस फेस में क्या होते हैं, तो इनकमिंग वेसिकल्स आते हैं। अब यहाँ पे चलता है इंडोसाइटोसिस, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या चलेगा, इंडोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस भी आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो पढ़ोगे जाके पीछे। क्लियर है ना। मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इंडोसाइटोसिस पढ़ाया आपको, पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस सब कुछ बताया मैंने। क्लियर है ना। तो यहाँ समझो इंडोसाइटोसिस के थ्रू ये वेसिकल्स जो होंगे इंटर कर जाएगा कहाँ, सिस्टर्नी में। अरे समझ में, अब सिस्टर्नी में जब इंटर करेगा तो वहां उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, नए नए चीजों का फॉर्मेशन होगा, नए नए सब्सटेंस का। और फाइनली इधर जो मैच्योरिंग फेस है, इसको ना मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। क्योंकि इधर क्या होता है, मैच्योर्ड जो वेसिकल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या होता है तो रिलीज हो जाता है। क्लियर है ना। तो इतना आपको समझ में आया। तो ये देखना यहाँ पे, ये जो बन रहे हैं ये तुम्हारे वेसिकल्स ही तो बन रहा है। तो ये तुम्हारा एक तरह से लिख सकते हो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। और देखो कुछ कुछ वेसिकल्स देखो साइड हो चुके हैं, तो ये इन सबको तुम बोल सकते हो सिक्रेटरी वेसिकल्स। ये क्या हो गया, यहाँ से एक तरीके से सिक्रीट हो गया है, निकल गया, अब ये कहीं और जाने के लिए तैयार है। अरे समझ में, तो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का भी काम हो रहा है, पैकेजिंग का काम हो रहा है एक तरीके से। अरे समझ में, देखो कैसे यहाँ पे राइबोसोम के फॉर्म में आ रहा है ना वेसिकल्स ईआर से, अब उसकी पैकेजिंग हो रही है, उसको सही तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है ना। और फिर उसे जहां जाना है वहां सिक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में पहुंचाया जा रहा है, या फिर अगर यही यूज करना है तो यहाँ देखो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स, या फिर इंटरनली ही यूज हो रहा है, या फिर पता है यहीं पे साइड में ना लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो लाइसोसोम में भी तो क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन से ही बना होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लोगे आप, लिखना स्ट्रक्चर तो आपने समझ लिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे एक पॉइंट लिख लोगे, द गोल्गी बॉडी रिसीव्स, क्या रिसीव करेगा तो वेसिकल्स, वेसिकल्स। क्लियर है ना, रिसीव्स वेसिकल्स कहाँ से करेगा तो फ्रॉम ईआर, ईआर फॉर ईआर, ईआर स्टैंड फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है ना। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करेगा, वेसिकल्स को रिसीव करेगा, उसको फिर मैच्योर करेगा और फिर फाइनली एक नया वेसिकल्स बनाएगा और उसे फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा डिफरेंट जगहों पे। क्लियर है ना। तो इतना आपको समझ में आया फ्रॉम ईआर। आगे देखोगे कहाँ रिसीव करेगा तो ऑन द सिस ऑब्लिक, सिस को क्या बोल रहे हैं हम, कॉन्वेक्स बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स फेस। आ रहा समझ में, सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस की तरफ रिसीव करेगा और निकालेगा कहाँ से, ट्रांस फेस या कॉनकेव फेस की तरफ। क्लियर है ना। सिस और कॉन्वेक्स फेस फॉर एलेबोरेशन, elaboration of elaboration of its कंटेंट्स। इस पॉइंट को समझोगे, एलेबोरेशन ऑफ इट्स कंटेंट्स का मतलब एक तरह से हो गया उसके अंदर जो कंटेंट है ना, जो भी राइबोसोम प्रोटीन है उसको और एलेबोरेट करना। एलेबोरेट इन द सेंस यहाँ पे कि उसको मैच्योर करना, जो भी चीज बनना चाहिए वहां पे उसका फॉर्मेशन में हेल्प करना। ठीक है ना। फॉर एलेबोरेशन ऑफ इट्स कंटेंट्स, आगे लिखोगे यहाँ पे दीज आर देन डिस्प्लेस्ड, यहाँ से फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। किधर से निकालेगा तो ट्रांसफेस की तरफ से। आपको क्लियर होना चाहिए इतना। दीज आर देन डिस्प्लेस्ड टू इंट्रासेलुलर, और देखो इंट्रासेलुलर मींस विद इन द सेल,
एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, आ रहा समझ में? तो अगर सेल के अंदर जरूरत है तो सेल के अंदर ही, सेल के बाहर जरूरत है तो सेल के बाहर भी इसे डिस्प्लेस किया जाएगा। क्लियर है ना? जहां पे भी जिस चीज की जरूरत होगी उसे वहां पे डिस्प्लेस किया जाएगा। आ रहा समझ में? इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स थ्रू मैच्योर्ड vesicles which are released from the trans, या इसी को क्या बोलेंगे? कॉनकेव फेस। तो देख लो, जो मैच्योर्ड वेसाइकल्स होंगे वो कहाँ से निकलेंगे? मैच्योर्ड फेस की तरफ से, या फिर ट्रांस फेस या कॉनकेव फेस की तरफ से, और इसे इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहां तक इसे पहुंचाया जाएगा, फिर उसका यूज किया जाएगा। क्लियर है ना? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसे जल्दी से नोट करोगे। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और फाइनली हम एक लास्ट टॉपिक इस पे देखेंगे और वो है फंक्शन। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिस ट्रांस ध्यान से जरूर याद रखना। क्लियर है ना? मैं फिर से एक बार बतला दे रहा हूँ। सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ होगा, जैसे कॉन्वेक्स फेस बोल रहे हैं, इधर वेसाइकल्स आएंगे। ठीक है ना? ट्रांस फेस वो फेस होगा जिधर मैच्योर करेगा और इधर से वेसाइकल्स निकलेंगे, मैच्योर्ड वेसाइकल्स। ठीक है ना? फिर वो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर यूज होगा। ट्रांस फेस को कॉनकेव फेस भी बोल रहे हैं, मैच्योरिंग फेस भी बोल रहे हैं। इधर एंटरिंग, इधर क्या है? इनकमिंग वेसाइकल्स या एंटरिंग वेसाइकल्स, और इधर मैच्योर्ड वेसाइकल्स है, न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल या सिक्रेटरी वेसाइकल्स। क्लियर है ना? इसे मैं इरेज कर रहा हूं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है बस हमारा, और वो क्या है? फंक्शन। तो फंक्शन देख लेते हैं हम लोग अब। फंक्शन ऑफ गोल्गी। क्लियर है ना? तो देखो, एक फंक्शन तो यहाँ पे लगभग आप समझ ही गए होगे। मैचुरेशन करवाना है प्रोटीन का खास करके। ठीक है ना? यानी पैकेजिंग का काम करवाना है। ठीक है? तो इस यहाँ पे लिखते चलोगे मेरे साथ। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन लिखोगे, इट इज इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड synthesis of cell membrane and cell wall। तो देख ध्यान से समझोगे इसको। सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को जो चाहिए बनने के लिए, क्लियर है ना? जो सब्सटेंस चाहिए वो सब्सटेंस प्रोवाइड करता है ये बना के। तो इवन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में, या अगर कहीं डैमेज हो गया तो उसके रिपेयर में हेल्प करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में भी हेल्प करेगा। जैसे पेक्टिन, पेक्सिन एक्चुअली अभी तुम्हें नहीं पता होगा, जब मैं से ये टिश्यू पढ़ाऊंगा ना वहां पे बताऊंगा। वो एक सब्सटेंस होता है जो कि सेल वॉल मटेरियल है। पेक्टिन इज ए सेल वॉल मटेरियल, जिसे सीमेंटिंग मटेरियल भी बोलते हैं। वो एक्चुअली वो एक तरह से जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना? एडेसिव की तरह काम करता है, जैसे ग्लू होता है ना वैसे ही काम करता है। तो यहाँ पे वो पेक्टिन का भी फॉर्मेशन करता है। यहाँ आपने देखा ना ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और आप याद करो, ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट थे कि नहीं सेल मेम्ब्रेन में? बिल्कुल था। तो इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के रिपेयर और सिंथेसिस दोनों में ही हेल्प करेगा। ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको? इसके बाद लिखोगे आप दूसरा पॉइंट। ठीक है ना? इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं। इसके बाद का अगला टॉपिक जो होगा, यानी अगले लेक्चर में आप लाइसोसोम पढ़ ही लोगे। फिर मैं तीनों को कनेक्ट करके भी बता दूंगा। ठीक है? तो वहां पे इसे डिटेल में मैं बता दूंगा। सिंपल सा यहाँ पे समझ लो, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है ना? जिसके पास ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी जैसे पैथोजेंस वगैरह या जो भी हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में आता है ना, उसके एक तरीके से डाइजेशन कर लेता है ये। यानी कि
और कभी कभी इवन सुसाइड भी करता है। आपने पढ़ा होगा सुसाइडल बैग, वैसे इसके बारे में मैं डिटेल करूंगा अगले लेक्चर में, इसे रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है गोल्गी बॉडी, याद रखोगे आप। इसके बाद लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, इसके बाद लिखोगे, देखो इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है, पहले सुन लोगे फिर लिख लोगे। गोल्गी बॉडी का अगर जो मेन फंक्शन देखा जाए ना, तो मेन फंक्शन इसका पैकेजिंग है या सिक्रीशन बोल लो। सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। जैसे इधर सिक्रेटरी वेसिकल्स मैंने लिखा था ना, तो वही मेन फंक्शन है इसका, सिक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन करना। तो देखो होगा क्या कि जिस भी सब्सटेंस को दूसरे जगह पे पहुंचाना होगा तो पहले उसे पैकेजिंग किया जाएगा, ठीक है ना। एक वेसिकल्स में पैकेजिंग होगी उसकी सही तरीके से, और फिर उसे अपने टारगेट सेल के पास यानी टारगेट प्लेस के पास उसे पहुंचाया जाएगा। तो इसीलिए इसे पैकेजिंग यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है ना, या सिक्रेटरी यूनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखना सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। सिक्रीशन क्या है? जो सिक्रीशन समझते हो ना, एक जैसे एक सेल या टिश्यू या ऑर्गन है, वहां से कुछ बन रहा है और निकल रहा है, सो दिस इज सिक्रीशन। वैसे देखो मैं इसे समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है सिक्रीशन बाबू और एक होता है एक्सक्रीशन। इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, आगे भी काम देगा। सिक्रीशन देखो क्या है, ये एक सेल या टिश्यू या ऑर्गन कुछ भी समझ लो आप, इसके अंदर कोई सब्सटेंस बना, ठीक है, और यहीं से निकल गया, दिस इज कॉल्ड सिक्रीशन। लेकिन एक्सक्रीशन ऐसा नहीं है, एक्सक्रीशन में अलग ही हो गया। जो एक्सक्रीशन का एग्जांपल देख लो कि मान लो यहाँ पे हमारा किडनी है, ठीक है, तो किडनी बोलते हैं ना एक्सक्रीशन करता है, यूरिन निकालने में हेल्प करता है। लेकिन किडनी में यूरिन बनता नहीं है, आ रहा है समझ में। किडनी में बस क्या होता है ना, यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है, और वो यूरिया बनता कहाँ है, तो लीवर में बनता है एक्चुअली, ठीक है। तो बना कहीं और, निकल रहा है कहीं और, सो दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और अगर यहीं से निकल रहा है सिंपली कोई सब्सटेंस, तो सिक्रीशन। और एक्सक्रीशन में बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं, लेकिन सिक्रीशन में ऐसा कुछ नहीं है। सिक्रीशन में तो यूजफुल सब्सटेंस निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ समझ गए, सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। इसी के आगे लिखोगे द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, the different types of substances, the different type of substances that are secreted and excreted are packed in the vesicles, are packed in the vesicles। तो क्या किया जाएगा, वेसिकल में पैक किया जाएगा और फाइनली इसे बाहर की ओर या जहां भी इसकी जरूरत है वहां तक इसे पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर ना। बाई गोल्गी बॉडी, बाई गोल्गी बॉडी for its passage to outside या फिर टारगेट ऑर्गन। तो इसीलिए इसे सिक्रेटरी ऑर्गेनल भी बोलते हैं। तो इसे यहाँ पे लिख लोगे, मैं इसे रेड से लिख देता हूँ, क्लियर है ना। यहाँ पे लिख लो ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी ऑर्गेनल, क्लियर है ना। तो इसे सिक्रेटरी ऑर्गेनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन इसका मेन फंक्शन है। इसके आगे लिख लोगे और भी फंक्शंस होते हैं इसके। देखो एक और फंक्शन यहाँ पे लिख लोगे ना, गोल्गी बॉडी में लिख लोगे, इट हेल्प्स इन वाइटेलोजेनेसिस। देखो वाइटेलोजेनेसिस क्या है भाई, योल्क समझते हो, एग, एग समझ रहे हो ना, एग, एग के अंदर जो येलो वाला पार्ट होता है जिसे हम योल्क बोलते हैं, ठीक है ना, उस योल्क का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ योल्क, क्लियर है ना। तो इसमें कौन हेल्प करता है, तो तुम्हारा गोल्गी बॉडी हेल्प करता है वाइटेलोजेनेसिस में। क्लियर हुआ इतना। एक देखो लास्ट पॉइंट यहाँ पे समझोगे, यानी लास्ट फंक्शन क्या है कि गोल्गी बॉडी जो है ना, ये हमारे सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं,
तो अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो उन सारे चीज़ों का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टोरेज किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और पैकेजिंग किया जा रहा है। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है ना सब्सटेंस, उसका स्टोरेज हो रहा है, उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है। मॉडिफिकेशन मीन समझ रहे हो ना, मैचुरेशन एक तरह से, और साथ ही साथ उसकी पैकेजिंग हो रही है। यानी सिंपल सा इस पॉइंट को लिख लोगे, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट टेक्स पार्ट इन स्टोरेज कॉमा मॉडिफिकेशन एंड, क्या क्या बोला था मैंने, स्टोरेज बोला, मॉडिफिकेशन बोला और साथ साथ पैकेजिंग, क्लियर है ना। एंड पैकेजिंग ऑफ different biochemical products produced by different components of सेल। सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यहाँ तक अलग है ना। सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके द्वारा जो डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसका स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का भी काम किया जाता है। तो पैकेजिंग यूनिट भी बोलते हैं इसे। इस गोल्गी बॉडी को हम सेक्रेटरी ऑर्गेनेल बोल रहे हैं और पैकेजिंग यूनिट भी बोल रहे हैं, यहीं पे लिख लेना, पैकेजिंग यूनिट भी बोलते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इसी के साथ हमारा गोल्गी बॉडी भी खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कहाँ, तो लाइसोसोम के साथ, और फिर उसका एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे इन तीनों ऑर्गेनेल का। आनंद समझ में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आपको करना क्या है आपको पता है ना। वीडियो को लाइक करो, लाइक जरूर करो एक्चुअली, है ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एक्चुअली, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग उनका भी कुछ एडवांटेज ले सके, ठीक है ना। और साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहें। और देखो मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है अबाउट सेक्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स सेंड करता रहता हूँ। आप चाहो तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप से, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, क्लियर है ना, अबाउट सेक्शन में। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।